अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से तकारीब भी हुई, अहदो पैमान भी किए गए कि मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया जाएगा। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा और संगीन चैलेंज सिक्योरिटी की सूरत में सामने आ रहा है, जिस पर माजी करीब में काबू तो जरूर पा लिया गया था, ताहम बदकिस्मती से यह एक बार फिर सर उठाने लगा है। मसला यह भी है कि इस बहरान पर काबू पाने के लिए जिस कौमी इत्तफाक की जरूरत है वो भी बज़ाहिर एक चैलेंज ही बना हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन कौमी मसाइल पर भी एक पेज पर होने के बजाय बाहम दस्तो गिरेबां हैं, और शायद इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन की मुनासबत से ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी ये बावर जरूर करवाया है कि कौम और मुसल्लह अफवाज यकजा हैं और नई नस्ल को नाउम्मीदी से बचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में दावा किया है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, अब निज़ाम की दुरुस्तगी की जा रही है, जिसके लिए पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज की जानिब से भी जारी पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशा है, जबकि मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों के दिफा और मादर वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार हैं। ISPR से जारी एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज इस अमन का दिफा जारी रखेंगी और ये हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है। पाकिस्तान अमन का पयाम्बर है और हम उसकी हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है और कौम को यकजा करने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो बदकिस्मती से नायाब है। मुल्क पर बरसरे इक़्तिदार जमात और अपोजिशन की जमातें दोनों ही ने कौमी मसलों को अना की जंग बना दिया है और किसी तरह भी एक दूसरे के साथ ताउन को तैयार नहीं। कौमी सलामती के अहम तरीन मसले पर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम बैठक का बाइकआउट इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सियासी क़यादत के लिए कौमी मसलों से ज़्यादा ज़ाती मामलात अहम हैं। हुकूमत ईद के बाद इसी मसले पर जहाँ एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है, वहाँ तहरीक इंसाफ के अपने अलहदा मनसूबे हैं। PTI अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है, जबकि ईद के बाद पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करके एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी प्लान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज फिर यह वाजे किया है कि इमरान खान से मुलाकात ना करने देने पर उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का बाइकआउट किया, जबकि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद भी तैयार हो रहा है। महमूद खान चकजई साहब के सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे सिंध की पार्टीज़, बलूचिस्तान की हमसारों की गुफ्तगू जारी है। हमने अपनी तैयारी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने की हमारी पूरी तैयारी थी और मैंने ख़त हैसियत अपोजिशन लीडर जो इजाज़तनामा होता है मिलने के लिए वो पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत से लेके तो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उसके सुबह ही, उस मीटिंग की सुबह पे वो करा दें। वो नहीं हुआ और वो मेरा ख्याल है कस्टन उन्होंने नहीं किया, लिहाजा हम लोगों ने उस मीटिंग से बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहतें और इरादे अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पर वो कितनी कामयाब होगी, माजी करीब का रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और शायद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने माजी के रिकॉर्ड को देखकर अपोजिशन की बाकी जमातों को भी साथ निकालने का सोचा है, जो बज़ाहिर इतना आसान नहीं दिख रहा। दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को चैलेंज करेंगे, उन्होंने तो KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मैंडेट को चैलेंज कर दिया है। अगर इलेक्शन को मैनेज किया गया है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि विफाक में किया गया है, सूबों में भी किया गया है, और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो मैंडेट है ये भी अवामी मैंडेट नहीं है, ये भी इसी तरह बनाई गई मैंडेट है। इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन की तहरीक का क्या मुस्तकबिल है और क्या सिक्योरिटी जैसे संगीन चैलेंज पर तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ निभाने के लिए कोई लचक दिखाएगी? तहरीक इंसाफ की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यह आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते बहाल करने के लिए भरपूर तरीके से कोशा है। इस सिलसिले में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ अहम मुलाकातें आने वाले दिनों में भी होने जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। सर ये बताइएगा कि सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल इस्टेब्लिशमेंट से फिर से राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में कोई अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हुई इस्लामाबाद में,
और आगे भी कोई मुलाकातें अहम होने जा रही हैं। वाकईतन अब तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से जो दूरियां हैं वो कम करने की तरफ जा रही है। थैंक यू समर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही हुई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और इसलिए बातचीत करना चाहते हैं कि ताकत उन्हीं के पास है। और ये जो हुकूमत है, इससे भी हमने बातचीत करके देख ली है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ उससे भी कुछ नहीं निकल सका, और निकलना कुछ था भी नहीं, बिकॉज उनके पास देने को कुछ नहीं था। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बहाल करने की बात नहीं है। हमारी केपी हुकूमत में सीएम साहब हैं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में उनका ताल्लुक तो वर्चुअली ऑन अ डेली बेसिस रहता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। और आजकल के हालात में वो ताल्लुक कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है खासकर केपी और बलूचिस्तान में, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ। तो इस सिलसिले में उनके साथ ताल्लुक तो रहता है। अब यह है कि इस ताल्लुक को मानी खेज बनाना है, इस ताल्लुक को कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसमें कि जी इससे कोई नतीजा निकले। शायद उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर, इसमें कितना आपको इम्कान लग रहा है कामयाबी का? चूंकि जाहिर है उसमें एक बड़ी रुकावट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था, जहां से इदारों के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की जो है वो ट्वीट्स आती थी, सख्त किस्म के वहां पे मुहिम चलाई जाती थी। अब वो भी सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है किसी हद तक। तो इसमें आपको लग रहा है कि इस मरतबा कामयाबी हो जाएगी? मैं इसको ऐसे कहूँगा समर, आपकी बात को, कि इस कॉन्टैक्ट पीटीआई और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता है, उसको मैं कहता हूँ कि नागुज़ीर है। और इसी राब्ते में ही मुल्क की जो आगे बढ़ने का है पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट वो क्रिएट होगा। पीटीआई को आप किसी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में से। खान साहब को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, 2 साल जेल में भी रख के आपने देख लिया है। वो डील वील करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है, ना वो कभी करेंगे। तो इसको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए जहाँ के बैठ के बात हो सके और बात को आगे बढ़ाया जा सके। मैं बड़ा एक ऐसे शख्स के तौर के ऊपर बात कर रहा हूँ जो कि इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क के अदारों से मोहब्बत करता है। मेरा ख्याल है कि बाज़ दफ़ा तल्खियाँ पैदा हो जाती हैं, और वो अक्लमंदी का तकाजा होता है कि उन तल्खियों को पीछे डाल के आप रियासत और मुल्क के लिए जो भी बेहतर है वो पॉलिसी अडॉप्ट करें। और इमरान खान साहब ने भी इस नई पॉलिसी की जो है वो इसे अप्रूव किया है कि अब आप ताल्लुकात को बेहतर करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और तनकीद हम भी ज़रा कम करेंगे उनके ऊपर, इदारों के हवाले से जो तनकीद होती है। समर, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि जी हम अदारों से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। उन्होंने तो कमेटी बना दी थी, और वो बहुत पहली कमेटी बनी पड़ी हुई है। सो फ्रैंकली उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुल्क के मसाइल जो हैं वो मिल बैठ के बात करने में ही हैं। और इस सिलसिले में उनकी जो प्रेफरेंस थी वो इस्टेब्लिशमेंट रही हुई है, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे ताकत उनके पास है। उन्होंने ही मसले जो है कम अज़ कम इन दी करंट कॉन्टेक्स्ट उनकी से जो है वही डोमिनेंट है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है किसी। लेकिन सर, वो टाइरेड नहीं रुक रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का जो एक तूफान था वो नहीं रुक रहा था, जो इदारों के और तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज की एक बड़ी वजह बन रहा था। वहाँ भी अब चीज़ें काफ़ी कम होती हुई नजर आई हैं। टोन डाउन किया तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा उस मामले को। समर, देखते हैं। लेट्स से कि जी मैं नेक ख्वाहिशात है मेरी इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए। मैं देखता हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद हम करते हैं कि जी हालात बेहतर होंगे, और उम्मीद हम करते हैं कि मुल्क को कौम के लिए रास्ते आगे जाने की जो है वो खुलेंगे इंशाल्लाह। तो सर, अगर इसी से जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के जरिए या बातचीत के जरिए ही अगर आपके मसाइल हल की तरफ जाते हैं, तो वो जो तहरीक आप प्लान कर रहे हैं ईद के बाद, फिर उस तहरीक से भी तहरीक इंसाफ दस्तबरदार हो सकती है? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमारी कमिटमेंट जो है वो रियासत पाकिस्तान से और इसकी वेलफेयर से है। अभी इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वो है कि जी हम एक लार्जर प्लेटफॉर्म हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसके ऊपर हमने फैसला करना है कि जी आगे किस तरीके से बढ़ना है। खान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट थी जो कि तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले उन्होंने दी थी। उन्होंने इंडिया दिया था कि ईद के बाद हम एक पुरअमन एहतजाज जो है वो लॉन्च करेंगे। अब ये बाकी तो हम, चूंकि ये एहतजाज अब सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लॉन्च नहीं हो रहा समर साहब, इसलिए, और ये तमाम एक लार्जर प्लेटफॉर्म जो है जिसमें कि बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की है, उस प्लेटफॉर्म से है। तो अब इन लोगों ने मिल के फैसला करना है कि जी आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो लाजमी बात है उसमें डायलॉग और एजुटेशन जो है, पीसफुल एजुटेशन जो है, वो 2 फैक्टर्स हैं, और देखा जाएगा कि उनमें कहाँ बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन सर, मैं इम्कानात की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर बातचीत के जरिए मसाइल हल की तरफ जाते हैं, आपको अगर उसमें बेहतर सिग्नल आ रहे होते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो फिर ये तहरीक फिलहाल मुअख्खर हो सकती है। मैं
मुमकिनात की बात कर रहा हूँ। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जी समर हाँ, साहब, ये ऐसा ही है बिल्कुल सर। इस बारे में बिल्कुल कोई आपके या मेरे ज़हन में शक नहीं होना चाहिए। अगर मामलात बातचीत के ज़रिए हल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बातचीत का रास्ता जो है वो अडॉप्ट होगा। और फिर तहरीक से फिलहाल तहरीक मौखर हो सकती है, फिलहाल दस्तबरदार हुआ जा सकता है उससे। देखिए, जब बातचीत हो रही होगी और उससे मामलात आगे बढ़ रहे होंगे, तो लाज़मी बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको इनको रिकंसिडर किया जाएगा। अच्छा सर, जो आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमने बात करनी है, उनसे हमने मामलात अपने ठीक करने हैं, ताकत उनके पास है, तो दूसरी तरफ आपने जो इत्तेहाद बना रखा है अपोजिशन का, जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहते हैं, उसके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तो अपनी गुफ्तगू ही इदारे पे तनकीद से शुरू करते हैं, इदारे पे तनकीद पे ख़त्म करते हैं, तो ये कैसे दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी? बड़ा मुश्किल है ये। समर साहब, मैं बहुत से लोगों की मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बंदे की मिसाल दूंगा। वो आपका इस वक्त जो है आपका डिफेंस मिनिस्टर है। नाम आपको पता है उनका। आप उनकी ज़रा तकरीरें निकालिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर की हुई है, और उसमें किस तरीके से उन्होंने इदारों को हद पे तनकीद बनाया हुआ है और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। आज वो भी हुकूमत के और जो इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा लोगों में से एक हैं। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स हैं, सब कुछ है, आगे बढ़ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे मुल्क जो है वो मुकद्दम होता है, मुल्क का इंटरेस्ट मुकद्दम होता है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ भूला जाता है और बहुत कुछ भूला जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि मसले हल होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। अगर सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक करेंगे और बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे सबर, तो हम इसी मद्देनजर में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और सर, तो क्या फिर ये तय हो चुका है कि सोशल मीडिया के वाले से ज़रा चीज़ों को टोन डाउन करना है मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर भी? कोई ऐसी बात तय नहीं हुई। बहुत डिस्कस तो ये हो रहा था हफ्ता पहले कि खान साहब के सामने भी ये मामला उठाया जाएगा, पार्टी की सियासी कमेटी के अंदर भी गालिबन ये बात होनी थी, तो कुछ हुआ इस वाले से डिस्कस, फैसला हुआ है कि क्या करना ये है? पार्टी लेवल के ऊपर जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। इस स्टेज के ऊपर तो अभी खान साहब से मुलाकात ही हमारी नहीं हो रही मेरे भाई। मैं 33वां हफ्ता मेरा कल से शुरू हो जाएगा, नहीं मुलाकात हुई। हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसकी मेरा ख्याल है तकरीबन 24 25 26 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। तो खान साहब के साथ मुलाकात के रास्ते खुलेंगे तो ये तमाम बातें आगे बढ़ेंगी, उससे पहले तो नहीं बढ़ सकती हैं। अच्छा सर, एपीसी का मामला भी है। एक तरफ हुकूमत ने एपीसी बुलानी है ईद के बाद, आपकी भी एपीसी होने जा रही है। आप अपनी एपीसी के अंदर शायद खान अब्बासी साहब जो कि आपके इत्तेहादी है वो तो मशवरा दे रहे थे कि आप हुकूमती नुमाइंदों को भी दावत दें उस एपीसी के अंदर, इसे इंक्लूसिव बनाएं। तो हो सकता है ऐसा कि आप दावत दें हुकूमती नुमाइंदों को भी और इसे एक वाक़तन एक जामे एक आप बनाए इसे फोरम के जहाँ से एक कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी बने? देखिए, ये एक कोalition के प्लेटफॉर्म से होना है। सिर्फ पीटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो कोalition की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनकी बेसिस के ऊपर या कंसेंसस से या फिर मेजॉरिटी ओपिनियन से फैसले किए जाएंगे। वो जो भी फैसला होगा, पीटीआई जो है उसमें अपना ओपिनियन तो जरूर देगी, लेकिन पीटीआई फिर जो फैसला प्लेटफॉर्म करेगा, हमारा ये जो कोalition प्लेटफॉर्म है वही आगे बढ़ेगा। और हुकूमती एपीसी के वाले से भी अब हुकूमत ये कह रही है कि अगर खान साहब को पेरोल पे रिहा करके एपीसी में शिरकत की दावत नहीं दी जा सकती तो उन्हें वीडियो लिंक पे कम से कम जो है वो ये पॉसिबल है कि उन्हें इस एपीसी में शिरकत के लिए जो है वो उनके लिए इंतजाम किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगी क्या? पहला स्टेप होगा समर साहब जबकि हमें इनविटेशन मिलेगी। ये जो बाकी दो चीजें आपने फरमाई हैं ये उसके बाद की ऑप्शंस हैं। देखिए, खान साहब की शिरकत के बगैर कोई भी एपीसी जो है वो बिल्कुल मानी खेज नहीं हो सकती, कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें। और उनकी शिरकत जो है वो जिस भी तरीके से हो, पेरोल के ऊपर हो या फिर कोई और तरीके किसी और तरीके से उनकी शमूलियत जो है उसको इंश्योर किया जाए, उसके बगैर ये इस किस्म की एपीसी जो है कोई जो मर्जी कॉल करे वो मीनिंगलेस है। लाजमी बात है अगर हम कॉल करेंगे तो उसमें तो हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगी। हाँ, अगर हुकूमत कॉल करेगी और उसमें वो हमें बुलाते हैं तो उसके बाद लाजमी बात है कि हम ये फिर उनके सामने ये इंडिया रखेंगे कि खान साहब की शिरकत जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि मामलात को सीरियसली आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आगे बढ़ने के वाले से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है कुछ तजावीज़ रखी हैं। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को रोल प्ले करना चाहिए सारे मामले के अंदर। इस वक्त जो मुल्क के इशूज़ हैं, आप भी समझते हैं कि उन्हें आगे आना चाहिए और एक डायलॉग के अंदर वो भी अपना हिस्सा डालें और मामलात को दुरुस्त में लेकर जाएं? देखिए समर साहब, मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो रोल रहा हुआ है अब तक, हमने तो आपको पता है महमूद खान अचकज़ई साहब को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कांटेक्ट करने का हमने उनको एम्पावर किया था। खान साहब ने खुद कहा था और उन्होंने मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया भी था। उसमें राना सना साहब ने मेरा ख्याल एक रोल प्ले किया था।
लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से जो डिस्कॉर्डेंट आवाजें आई थी एहसन इकबाल की या डिफेंस मिनिस्टर साहब की और लोगों की, उसके बाद वो जो है वो आगे बात नहीं बढ़ सकी थी। कोई भी अगर प्ले कर सकता है कोई रोल, लेकिन उसमें जो चीज मुकद्दम होनी चाहिए वो है जी कि मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। इस सिलसिले में अगर कोई बंदा रोल प्ले कर सकता है तो जी करे, कोशिश करे, डेफिनेटली। अच्छा सर, आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे भी तहरीक इंसाफ ने कोई जलसा प्लान किया था, वहाँ पे एक्टिविटी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दी परमिशन, डीसी साहब ने, तो फिर वो तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे होकर बैठ के आप नहीं कर सके एक्टिविटी वहाँ पर। तो ज़रा आपसे तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं ईद के बाद, वो कैसे चलेगी? आप एक छोटा सा इवेंट नहीं कर सकते पंजाब के अंदर, और जब तक पंजाब नहीं निकलता, आपको भी इस बात का अंदाजा है कि कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं कि पंजाब की सतह तक तहरीक इंसाफ जो है वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सकी? जितनी आपकी तहरीकें चली हैं उसमें केपी से ही बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में लोग वहाँ से आते रहे इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब से बड़े पैमाने पे लोग नहीं निकल सके। हाँ, उसमें गवर्नमेंट की सख्ती थी, लेकिन तहरीकें जो है वो सख्तियों को हमेशा से अबूर करके ही कामयाब होती है। तो आप समझते हैं कि ये पंजाब जो है वो उस तरह से नहीं निकल पा रहा? देखिए, आप अगर पिछले 1.5-2 महीने की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अगर एक निगाह दौड़ाएं तो पंजाब बिल्कुल हिलजुल है, पंजाब मूव कर रहा है। आज भी बहुत से इलाकों में जो एजुटेशनल मूवमेंट हुई है, कल सियालकोट में जो हुआ है वो आपके सामने है, और भी बहुत से इलाकों में हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब भी एक्टिवेट हो रहा है इन स्पाइट ऑफ के इस चीज के से बाला नजर के फस्तायत जो है वो अपनी मौजूद है, बल्कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी वी फील के कुछ पिछले दिनों में और ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन पंजाब निकलेगा जी, पहले भी पंजाब निकला है, बिल्कुल मुश्किलात थी, आपने खुद बयान किया है, लेकिन निकलेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक ने कामयाब होना है तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि पंजाब को निकलना पड़ेगा। और सर, लेकिन मसला एक ये भी है कि पंजाब निकलता है या नहीं निकलता। आप इस वक्त जो तहरीक को लेकर ज़्यादा जो इंतजार कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है वो मौलाना फजल रहमान पर है कि वो भी आपके साथ निकलेंगे तो तहरीक भरपूर तरीके से कामयाब होगी। मौलाना इनडिसाइसिव हैं, वो अपनी कमेटियों के पास मामले को लेकर जाएंगे, वो एक लंबी कहानी बता रहे हैं, तो बज़ाहिर तो वो इस तहरीक का फिलहाल हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मौलाना अगर नहीं आते तो फिर भी ये तहरीक का मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नहीं हो जाएगा मशकूक, या इसमें इसके नताइज जो हैं वो आना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, जहां तमाम पार्टीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जहां तमाम पार्टीज जो हैं वो रेलेवेंट है हमारे लिए, लेकिन तहरीक तो चलनी है। वो तहरीक में अगर मौलाना साहब शिरकत करें तो बहुत अच्छा होगा, तहरीक के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, और JUI के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता, मुझे उम्मीद है कि वो शिरकत करेंगे, मैं आपसे बड़ा ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। मसला ये सर कि आप जिस हुकूमत के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान KP में आपके मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं, ये कैसी तहरीक होगी सर? ये वो आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, आपकी तहरीक में शामिल होकर आप जो है वो सेंटर के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मैं आपसे जो बात आपने मुझे खत्म नहीं करने दी, लेट मी रिपीट दैट, ठीक है, तमाम पार्टीज हमारे लिए अहम है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टीज जो है हमारे साथ शिरकत करें इस तहरीक में, पुरअमन तहरीक में। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी वजह से शिरकत नहीं भी कर सकती तो तहरीक तो चलेगी, और कामयाबी ये डेफिनेटली होगी, क्योंकि बहुत कुछ है। अब इसके हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे और पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स आ चुके हों जिनकी बहुत रेलिवेंस है और जिनकी बहुत फॉलोइंग है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक तो चलेगी और तहरीक कामयाब होगी। हाँ, इससे पहले जो हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि डायलॉग शुरू हो जाए, डायलॉग जो है वो किसी तरह बढ़े, तो उस सूरत में फिर तहरीक जो है उसके ऊपर रिव्यू उसको किया जा सकता है। लेकिन सर, KP के अंदर जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ क़यादत के अंदर बड़े वहाँ पे मसले मसाइल चल रहे हैं। आतिफ खान का अली में गंडापुर के दरमियान मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हैं, और जुनैद अकबर की पहले ही जो है वो गंडापुर साहब के साथ इतनी अच्छी इक्वेशन नहीं है। तो जहाँ पहले गंडापुर साहब खुद CM भी थे, पार्टी के सदर भी थे, तो वो बंदे निकाल लेते थे। अब आपको मसला नहीं होगा वहाँ से बंदे निकालने में? बंदे तमाम पाकिस्तान से निकलेंगे जी, कराची से निकलेंगे, बलूचिस्तान से निकलेंगे, KP से निकलेंगे, पंजाब से निकलेंगे, तमाम पाकिस्तान से निकलेंगे। तमाम पाकिस्तान उठेगा तो ये मामला आगे बढ़ेंगे, और तमाम पाकिस्तान मुझे पूरी उम्मीद है कि उठेगा, चूँकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिल्कुल एक बहुत ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको कि कोई भी जुटला नहीं सकता। रऊफ साहब, इन ये सारे मसाइल के अंदर, सारी इस बहस के अंदर एक जो सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के लिए है वो खान साहब की रिहाई का है। किसी भी तरह से, चाहे वो अदालती मामला हो, चाहे वो तहरीक के जरिए हो या बातचीत के जरिए हो, खान साहब की रिहाई जो है वो होती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही। वो मामला मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इस बात का इदराक है तहरीक इंसाफ को क्या?
बिल्कुल सही कहा। खान साहब से की रिहाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। और बहुत कुछ हो जाता है, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता। मामलात आगे बढ़ेंगे, डेफ़िनेटली बढ़ेंगे। खान साहब अगर डील करके बाहर आना चाहें, समर, मैंने आपके प्रोग्राम में बारहा कहा है, या पास्ट में भी, और मैं आज भी कहता हूँ कि खान साहब अगर डील करके बाहर आना चाहें तो वो आज कल आ सकते हैं। वो उनको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की इजाज़त, मतलब उनको मोहलत, उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ खान साहब चूँकि अपनी असूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, इसलिए मामलात जो हैं वो ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब को आप आज़ाद स्टेट में लेकिन देखेंगे। सर, ये जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत मुज़ाकरात के आप दरवाजे खोल रहे हैं, वहां से अगर कोई मामलात बनते हैं, फिर तो यही का जो है वो डील का शायबा होगा। कोई डील नहीं होगी जी। अगर डील करनी होती तो जब उनको पकड़ा गया था, कैद किया गया था, वो पहले 10 दिन में डील कर लेते हम लोग। जब 2 साल तक सही वो है। कैद में हैं, तो उसके बाद डील का कोई तासुर नहीं आना चाहिए, ना वो होगा। ठीक। कोर्ट्स के ज़रिए सारा कुछ होगा, जो भी मामला होगा तय, वो कोर्ट्स के ज़रिए होगा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के, जिनका कहना है कि अब बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे। कब होंगे इस बारे में पार्टी को खुद भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अब तक के जो तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो उन्होंने ऑप्शन इख्तियार किए, चाहे वो तहरीक के थे या उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की या बातचीत के जरिए, किसी भी तरह से ये रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। देखते हैं कि ईद के बाद तहरीक अगर चलती है तो तहरीक के नतीजे में ये रिहाई हो पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में फिलहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा। पर्टिकुलरली ईद के बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, आज भी कुछ बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, इस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर से राब्तों की कोशिशें कर रही है, और इस सिलसिले में रऊफ हसन साहब ने कुछ देर पहले बताया भी है कि उनकी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि इन राब्तों के जरिए ही मसाइल को हल किया जाए, और अगर बातचीत के जरिए मसाइल के हल की तरफ अगर मामला जाते हैं तो फिर तहरीक को फिलहाल मौखर किया जा सकता है। ये बड़ी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा अहम मौक़िफ़ सामने आया है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक तहरीक की प्लानिंग भी कर रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान पर नजरें तो हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जिस तरह का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, फिलहाल वो इस तहरीक का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। कौमी सलामती के मामले पर दोनों जो कैंप है, हुकूमती और अपोजिशन का, दोनों में किसी किस्म का कोई इश्तराक का इम्कान नजर नहीं आ रहा। फिलहाल क्या ये मुमकिन हो पाएगा, बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका और आमिर इलियास राना साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, क्या लग रहा है, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक तहरीक की प्लानिंग कर रही है, लेकिन साथ ही साथ फिर से कोशिशें हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल किया जाए। इस सिलसिले में कल को यहाँ मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही है कि गंडापुर साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई, आने वाले दिनों में भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। रऊफ हसन साहब तो कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी भरपूर कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हमारे ठीक हो जाएं, तो इसी में मसाइल का हल निकाला जाए। तो सोशल मीडिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी टोन डाउन किया है तहरीक इंसाफ ने। आपको लग रहा है कि हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर चेंज होगी तहरीक इंसाफ की? अभी मुझे नहीं पता कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। पहले भी इस किस्म की बातें होती रही, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये आवाजें और ये पैगामात इवन तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ सीनियर लीडरान से जब हमारी बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि कुछ माहौल को ठंडा करने की जरूरत या है, और जब तभी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और हुकूमत की तरफ से भी जो हुकूमती संजीदा शख्सियात है, अगर आप भी उनसे बात करते हैं, राना साहब भी करते होंगे, वो भी ये कहते हैं कि अगर मामलात को आगे लेके चलना है तो थोड़ा सा मामलात को टोन डाउन करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो अब क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं और बार बार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाले दिनों में इसके हवाले से कोई पेशरफ्त होगी या नहीं, मुझे ये लगता है कि ईद के बाद का पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। अगले 2 एक हफ्ते के दौरान, ईद के बाद आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी सबसे जो अहम बात है आमिर इलियास राना साहब, वो तहरीक इंसाफ का जो वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है और हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मामलात को जो है वो मामला फेमी का वो ये कह रहे हैं कि मामला फेमी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को ठीक करना चाहिए कि जो खलीज है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रही है, मामलात को ठंडा करना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन से नोटिस किया भी गया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक जो है वहाँ से जो फायरिंग हो रही थी वो ज़रा कम हुई है। तो आपको लग रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तहरीक इंसाफ की अगर वो इसी पॉलिसी पर कारबंद रहते हैं? देखिए, पॉलिसी तो इमरान खान है ना,
जी हाँ। और उन्होंने इंडोर्स किया अभी 1 हफ्ता पहले, जब पीटीआई की क़यादत को सोशल मीडिया, जिसे आप कह रहे हैं टोन डाउन हुआ, उनकी ऐसी की तैसी फेर दी पार्लिमानी पार्टी की उस फैसले की जिसमें 14 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, और इमरान खान से पहले ही उस फैसले को उस सोशल मीडिया ने वापस कराया। तो लिहाजा मुझे तो कोई टोन डाउन नज़र नहीं आ रही। और अगले दिन इमरान खान ने, यानी पीर के दिन ये मीटिंग होती है और मंगल वाले दिन इमरान खान साहब उसको इंडोर्स कर देते हैं, और उसके बाद ट्विटर पे भी उनका मैसेज आता है, उनकी बहन भी देती हैं, वकला भी, उनके पार्टी के चेयरमैन भी और पार्टी के नामजद जनरल सेक्रेटरी भी देते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक फैसला था कि हमने नहीं जाने दिया। तो मैं नहीं समझ रहा कि उन्हें ये बात समझ आई है कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है सियासी तौर पे, ना तो वो डंडा से इमरान खान को रिहा करा सके हैं, बल्कि अदलिया में जो सहूलतकारी उनको एक अरसे तक अवेलेबल थी, स्पेशली 2 हाई कोर्ट्स में तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर पेशावर हाई कोर्ट, अब वो सहूलत नापैद हो गई है उनके लिए कि आओ आने से पहले ज़मानतें आपके लिए तैयार हैं, और जो जज हैं वो इतने वोकल हैं कि वो कोई बात परवाह ही नहीं कर रहे कि वो क्या फ़िक्रा कह रहे हैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट की। तो अब वो बेबसी का आलम है। पीपल्स पीटीआई को, उनकी क़यादत को वकला के रहमो करम पे छोड़ने की बजाय सियासी लोगों को स्पेस इमरान खान को देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, समझने की बात यह है कि क्या अडियाला से आप लेके आएंगे हर बात कि हम निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो उधर से मैसेज आ जाए नहीं मेरी बातचीत शुरू होगी, नहीं आप दोबारा चल पड़ो। ऐसा नहीं होता। असद कैसर को मैसेज यही दिया गया ना कि पहले मामला तो बताओ ना, कौन तय करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कोई मिलिटेंट नहीं है कि जनाब वो आके 26 नवंबर करेंगे या 9 मई करा देंगे इनके साथ, अपने लोगों को वो इनकी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हाँ, वो बिल्कुल सियासी रास्ता अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो पीडीएम में भी की उन्होंने, और रास्ता निकला भी सही। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मौलाना तो निकलते ही तब हैं जब फ़ौज से बातचीत हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अवामी प्रेशर सियासी दायरे में जब बढ़ाते हैं तो वाकई प्रेशर होता है, और अगर पीटीआई की क़यादत मेरे ख्याल में अगर संजीदा हो अपने लीडर को बाहर निकालने में, तो उन्हें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ शामिल करना होगा। लेकिन महमूद चंदेई की सरबराही में जो मर्जी वो कर लें, उन्हें वो पजीराई नहीं मिलेगी। रऊफ हसन साहब तो कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि अगर मामला हमारे बन जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल अगर आता है तो फिर ये तहरीक भी मौखर हो सकती है। मेरा ख्याल है रऊफ हसन साहब का जो वाकया पिटाई वाला था, अनफॉर्चुनेट था, उससे पहले भी और बाद में भी उनकी हमेशा यही रही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, हम करेंगे। लेकिन कौन कर रहा है भाई? जिसने की उसको भी जवाब यही मिला कि कोई बात नहीं मानी जाएगी। जब तक खान साहब के रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, आप किसी बात की, किसी चीज़ की तब्दीली का नहीं कर सकते। ये बात होती है कि जो सियासी लीडरशिप है वो मैसेज अपने लीडर को कितना स्ट्रांग सामने बैठ के दे सकती है। सही है। और वो मैसेज ये नहीं है कि सिर्फ अगर जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती, ये सलमान अकरम राजा को पार्टी के लोग कह सकते हैं, बैरिस्टर गौहर को कह सकते हैं कि आप हमारी राय इज्तिमाई तौर पे जाके दें। बेशक आप भी हमारी राय से मुत्तफिक ना हो, वो दोनों तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। वो दोनों तो बात कर रहे हैं कि मामलात को ठंडा किया जाए ताकि पार्टी को स्पेस मिल सके। वो दोनों तो इस राय के हामी हैं। लेकिन इमरान खान से बात कौन करता है? मैं तो यही तो बात कह रहा हूं कि इमरान खान तक बात तो जाए कि पार्टी चाह क्या रही है। वो जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर कि जी बस यही मेरी पार्टी है। उनका ख्याल ये है कि जो 8 फरवरी को मुझे नताइज मिले हैं, मुझे अब इन सियासी लोगों की जरूरत नहीं रही। तो जब अगर इन सियासी लोगों की जरूरत नहीं है और अगर वो अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकल रहा। तो काजी साहब, फिर आप किस तरह मामले को जाता हुआ देख रहे हैं? ईद के बाद आपको तहरीक चलती हुई नजर आ रही है या मामला तफाहम तफहीम के साथ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जाहिर है जो तहरीक साहब फिर से एक फ्रेश अटैम्प्ट कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की, दोबारा से डायलॉग की, उसमें लग रहा है वो कामयाबी मिल सकती है पीटीआई को, चूंकि एक तरीके साफ के अंदर रिजॉल्व है कि हमने खलीज कम करनी है। ये जो तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान सोशल मीडिया पे सख्त किस्म के तुंदोतेज बयान की वजह से, बेजा तनकीद की वजह से पैदा हो रही थी, वो कम करनी है। ये रियलाइजेशन पार्टी के अंदर मौजूद है आजकल। देखिए, असल मसला तो वो है ना जो इधर ग्राउंड पे हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जिन पे एतराज हो सकता है और वो उसको अलामात तो आप कह सकते हैं, लेकिन बीमारी वो तो नहीं है। असल इशू ये है कि क्या आइन और कानून के अंदर तहरीके इंसाफ के लिए रेमेडी मौजूद है। ये कहा तो जाता है जी अदालतें तहरीके इंसाफ की सहूलतकारी कर रही थी, और जिस तरीके से अदालतें चली हैं और जेल के अंदर इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं, क्या उसकी कोई नजीर मिलती है किसी जमहूरी दौर के अंदर के इलेक्शन से पहले ऊपर तले इस तरह सजाएं सुनाई गई हो? फिर अब दहशतगर्दी का जो कानून है जिसके तहत मुकदमात चल रहे हैं, उस कानून के तहत आपने 7 रोज में सजाएं सुनानी है। तो वो किसने सुनानी है? वो अदालतों ने सुनानी है। वो सुना दें अदालतें, वो क्यों नहीं सुना रही? और फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है।
तो अदालतों ने क्या सहूलतकारी, अदालतें तो जिस जिस अफसर को यहाँ पे तौहीन अदालत में सजा सुनाती हैं, उस अफसर को तमगे मिल जाते हैं। जिस अफसर को इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रांसफर कर दो, वो आज भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और तमगे ले रहे हैं। तो ये निज़ाम के अंदर अगर हम कोई गुंजाइश छोड़ेंगे कि उस निज़ाम के अंदर किसी को कोई रेमेडी मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, फिर तो मामलात कोई किसी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें बंद कर दें, आप अदालतों के रास्ते बंद कर दें, आप पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दें, हर चीज़ बंद कर देंगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको अफरा-तफरी नज़र आएगी, कभी वो स्ट्रीट पे नज़र आएगी, कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। तो ये दोनों तरफ से, ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ का इश्यू नहीं है, ये हुकूमत ने भी देखना है कि वो क्या कर रही है और ये तहरीक-ए-इंसाफ ने भी देखना है वो क्या कर रही है। लेकिन फिर जहाँ पे आपकी काजी साहब, सियासत मसला ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो तो बेनिफिशियरी है तहरीक इंसाफ की इस इदारों के साथ लड़ाई की। मसला असल ये है कि हुकूमत तो स्क्वीज़ करना चाह रही है मजीद तहरीक इंसाफ को। मसला आज वो एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहते थे पंजाब के अंदर, हुकूमत ने नहीं करने दी, उन्हें कोई भी सियासी एक्टिविटी गवर्नमेंट नहीं करने देती। लेकिन इसीलिए तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करना चाह रही है कि स्पेस मिलेगी तो वहीं से मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ से तो मजीद सख्ती है। नहीं देखे ना, ये तो आपने एग्जैक्टली वही उसी आर्गुमेंट को तकवीत दी है ना। जो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठ जाओ और मामलात हल कर लो, ये हुकूमत तो बेनिफिशियरी है सारी इन चीजों की, ये क्यों मामलात हल करेंगे, ये क्यों चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो इसमें जिस तरह हम है ना कि फोकस सिर्फ तहरीके इंसाफ या एस्टेब्लिशमेंट में, बीच में एक हुकूमत भी एक फरीक है। आप देखेंगे वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाह रही है, तो तब उसको उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एंड ऑफ द डे, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज की थी कि देखें कुछ मामलात के ऊपर तहरीके इंसाफ को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई खुदा न सही। खास्ता दहशतगर्दी का वाकया आया है या कोई ऐसी चीज हुई है, उस पे अगर हुकूमत उठ के तहरीके इंसाफ पे इल्जाम लगाने शुरू कर दे, तहरीके इंसाफ अपने जो है वो बयानियां बनाना शुरू कर दे, वो कतन काबिल कबूल नहीं होगा किसी को भी, और आमिर उसमें इलियास, ना ही अवाम ठीक। में पेशराई मिलेंगी। आमिर इलियास राना साहब, ये बहुत ही एक संगीन मसला है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा मसला है इस वक्त दहशतगर्दी का, सिक्योरिटी की जो है मखदूश सूरत हाल का, कि जो गवर्नमेंट और अपोजिशन को इकट्ठे ला सकता था, इकट्ठा कर सकता था कि वो इकट्ठे होकर मिल बैठ कर कोई इसका हल निकालें। अगर ये इतना संगीन मसला भी इन सियासी जमातों को अगर करीब नहीं ला सका, तो फिर तो कोई और चीज़ें करीब नहीं ला सकती। तो तहरीक इंसाफ जो है वो तकिया की बैठी मौलाना फजलुर रहमान ने तो कल कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे बढ़ें और वो इन मसाइल में के हल के लिए अपना रोल प्ले करें। आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसका हल निकाल सकते हैं, वो आगे अगर आते हैं तो ये सियासी अफरा तफरी को कम कर सकते हैं और वो करेंगे भी? देखें, ये जो हम आज नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे, यही कमेटी बुलाते थे तो वो अपोजिशन के साथ बतौर वज़ीर आज़म नहीं बैठते थे। आप ये तवक्को मत करें। ये पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ वाकई वाहिद फैक्टर थे जिन्होंने इमरान खान की तमाम तर लांग मार्च जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुआ था, इसके बावजूद APC में वहाँ पे कराची में पेशावर में बिठा लिया था, सबको साथ लेके चले थे। जब वो धरने दे रहे थे वो उनके घर चले गए थे। ये जेस्चर तो नवाज शरीफ ने हमेशा पेश किया। आज इमरान खान साहब के लिए जो सब रितबुल लिसान है कि जी उनके बगैर नहीं हो सकती, तो वो वज़ीर आज़म थे तब नहीं वो करते थे। आप आज उनके लिए क्या सोच रहे हैं कि उनको अडियाला से लाने के लिए करते, तो जवाब में क्या आना था? वही जवाब आना था जो शहबाज शरीफ ने उमर अयूब से कहा, पूरी PTI की क़यादत से कहा कि हमारे साथ बैठें मिसाक मईशत पे। हम तो जब अपोजिशन में थे तब भी हम इमरान खान को ही ऑफ़र कर रहे थे, तो जवाब में चोर डाकू की गिरदान लपेटी गई। लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया, उनको दावत दी गई उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी तैयार हुई जाने के लिए और अपने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में वापस हो गई और सारी चीज़ों को सबूताज करने की कोशिश की उन्होंने, और आज तक जारी है उनके सोशल मीडिया की तरफ से कि नहीं जनाब ये नहीं कर सकते, हम अपनी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब ये करेंगे आप और हम देखेंगे, अगर ये हुकूमत को दावत देंगे तो वो तब भी आ जाएंगे। ये लोग गायब हो जाते हैं। असल मसला है रवैये का कि आप खुद क़यादत फैसला करती है, क़यादत लोगों के पीछे नहीं चला करती, लोगों को अपने पीछे लाया करती है। अब तो बैरिस्टर इकबाल बरी साहब ने कह दिया है कि इमरान साहब को वीडियो लिंक के जरिए उनकी पार्टिसिपेशन के ऊपर राजी हो सकते हैं। जो बाहर बैठी हुई इनकी क़यादत है और सोशल मीडिया वाले हैं, उनका तो रुख पाकिस्तान के एक्चुअली खिलाफ जा रहा है। उनकी जो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान की रियासत से मुराद में फ़ौज की बात नहीं कर रहा, बतौर पाकिस्तान उनको गुस्सा इतना है कि वो उसको तहस नहस करने के लिए फिर रहे हैं, जो कुछ वो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ये बात इमरान खान को समझनी चाहिए। जब अलीमा खान कहें या इमरान खान कहें, मैं तो अपने कोर्ट रिपोर्टर्स की बात पे जाता हूँ जो अडियाला जेल में रेगुलर कवर करते हैं, इमरान असगर,
इमरान खान ने जब जो बात कही है ट्विटर पे आई है, मैंने हमेशा पूछा उनका, जी बिल्कुल ठीक कही है, इमरान खान ने यही कहा था। सही। लिहाजा आप ये JIT शेआईटी, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का कोई फायदा है जब इमरान खान खुद ऑन करते वो हैं तो हर अलीमा चीज़ खान को। साहब अभी तो आप बता अलीमा चुकी हैं खान कि के बयान खान से साहब क्या डायरेक्टली लेंगे? देते अगर हैं और वो भेजती हैं पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ये पे तो भेजती हैं और मजाक वहाँ से बनाया उनकी पोस्टों इन्होंने, की आती है। ये तो इन्होंने अपना मजाक बनाया है JIT की सूरत में, ये खबर चलवा के भी मजाक बनवाया अपना। वही इमरान खान ने कब डिसऑन किया कि कोई और उनका अकाउंट यूज कर रहा है और मैं मजबूर हूं? वो हर रोज कहते हैं कि मैं ही कह रहा हूं, तो उसमें मसला क्या है? आप जाएं एक और पर्चा कर दें उसके ऊपर। वैसे तो ये आजकल जो JIT बनी है उस वजह से भी शायद जो है ये PTI का सोशल मीडिया ज़रा थोड़ा सा टोन डाउन पिछले 1-2 रोज से हुआ है। और काजमी साहब आज तो पिंडी से भी आया कि पीका के तहत जो है वो एक बंदे की खिलाफ पर्चा हुआ है कि जो वीडियो बना रहा था कि कार जो है वो लिफ्टर से उठाई जा रही थी, उस वीडियो बनाने पे उसके खिलाफ पर्चा कर दिया गया। तो ये तो इसका इस्तेमाल काफ़ी सख्त होने लग गया है। जी, अब आप देख लें, ये चीज़ें जिधर से शुरू होती हैं वो मसला नहीं होता, कहाँ किस तरफ ये जाती हैं और आगे मज़ीद इनमें किस तरीके से सख्ती आती जाती है, यही वो बात है जो हम क्वेश्चन करते रहे। लेकिन आप देख लें, पीका आया तो यहाँ पे सहाफ़ती तंज़ीमों ने भी बड़ी बातें की, सब कुछ किया। कहीं पे आपको कोई एहतजाज नज़र आ रहा है? कहीं पे आपको कोई ऐसी बात नज़र आ रही है? देखिए, ये तो अक्रॉस द बोर्ड है ना, इस जैसे जो कानून हैं, इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी ये कानून लाने की कोशिश की गई, ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली की गई। लेकिन अतहर मिनुल्लाह साहब वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको उड़ा दिया। अब तो पटिशन लगी हुई है अदालत के अंदर, और मेरे ख्याल में कल शायद उसकी एक मंडे वाले दिन एक हियरिंग है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो पर कोई उम्मीद भी नहीं लगा के बैठा हुआ कि कोई वहां से कोई रिलीफ मिलेगा। तो अब तो सिचुएशन बिल्कुल तब्दीली हो गई। अब क्या किसी सरकारी अफसर की आप सड़क पे वीडियो बनाएंगे तो पीका लग जाएगा? अब एक अगर कोई शख्स गाड़ी उठा रहा है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद अभी वो थोड़ी देर पहले अखबार में ऑनलाइन खबर पढ़ रहा था वो, तो ये तो चीज़ें बिल्कुल उस तरफ जा रही हैं कि जहाँ पे कोई भी हुकूमत पे तनकीद ना हो, किसी सरकारी महकमे पे कोई तनकीद ना हो, तो ठीक। बस फिर ऐसा ही होगा कि सरकारी अफसरान और वज़रा की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होगा, और यूटिलिटी स्टोर के जो लोग हैं बेचारे, और जो आम मुलाज़मीन हैं, उनके साथ फिर जो हो रहा है, वो हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और आमिर अली अस्ताना साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर अगले 2 हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अहम सियासी डेवलपमेंट्स होने का इम्कान है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई नाकस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी उसी तरह से मजीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 भी पाकिस्तान हार गया है। ये सीरीज़ पाकिस्तान ने 5 मैचेस की जो है T20 वो सीरीज़ भी पाकिस्तान हार गया है। आज का मैच भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। टीम में काफ़ी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई थी, लेकिन तब्दीलियों ने अभी तक जो है वो बेहतर रिजल्ट्स एक मैच के अलावा नहीं दिए। क्या कौमी क्रिकेट टीम के अंदर होना चाहिए, गलती कहाँ हो रही है, इस पर डिटेल बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई नाकस परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ भी पाकिस्तान हार गया है। आज का मैच भी पाकिस्तान बुरी तरीके से बड़े मार्जिन से हारा है। जो टारगेट था न्यूजीलैंड की तरफ से दिया गया था 20 ओवर्स में, एक बड़ा टारगेट था 220 रन का, 221 का, उसके खिलाफ आज पूरी कौमी टीम जो है 105 रन पर ढेर हो गई। और सिर्फ हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं, जिनमें इरफान खान नियाजी और अब्दुल समद जो हैं वो डबल फिगर में दाखिल हो सके हैं, बाकी प्लेयर जो हैं वो 2-1 से ऊपर नहीं जा सके। क्या वजह है? कौमी टीम में इतनी बड़ी तब्दीलियों के बाद भी टीम उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई। स्मार्ट सिवाय 4 में से 1 मैचेस के टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ही नाकस रही है। बॉलिंग का बड़ा मसला है संजीदा किस्म का, बैटिंग में भी उस तरह से कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए टीम के अंदर? मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नोमान नियाज साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मसला कहाँ आ रहा है सर, कि हमने इतनी बड़ी तब्दीलियाँ भी टीम के अंदर कर दी, तब्दीलियों के बाद फिर से मसला वहीं पे खड़ा है जहाँ हम पहले खड़े थे चैंपियंस ट्रॉफी में। मसला हल नहीं हो पा रहा, कम्बिनेशन अच्छा बन नहीं पा रहा। क्या समझते हैं ये जो तब्दीलियों के बाद नई टीम बनी है, इसे मजीद मौका देना चाहिए या इसमें मजीद तब्दीलियाँ होनी चाहिए? देखें समर, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट से लेके नीचे तक टोटली कंफ्यूज्ड है, सही। और आपके जो हेड कोच हैं वो गालिबन अभी 2 मैचेस पहले उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं कि अगर हम मैचेस हार रहे हैं, हम तो ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ कंसिडर ही नहीं कर रहे, और हम तो आगे देख रहे हैं एशिया कप और ICC वर्ल्ड T20 2026। तो इसमें मैं उनसे पूछना चाहता था, आखिर कभी मिलूंगा तो पूछूंगा, तो इसका मतलब है कि आपको मुझे भी पाकिस्तान की कैप दे दें, क्योंकि इट हैज़ बिकम सो चीप कि आप वहाँ पे हैं, आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे, जो कि नेशनल टीम है,
जो कि आपका प्राइड होता है, इंटेग्रिटी और सारा कुछ वो डिफाइन करता है, एक। सेकेंडली, मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट इरेलीवेंट हो गई। आप तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, ये जो नए लड़के आए हैं, ये लड़के हैं, दैट्स ऑल। अब ना इनके पास स्किल सेट है, ना इनके पास मेथड है, ना इनका डिफेंस है, और ना ये रोल डिफाइन खेल पाते हैं। अब अलबत्ता सर आपने वो एक लड़का इंटेंट लिया नजर आ हसन रहा था, नवाज, जिस इंटेंट की हम अक्सर उसने बात करते थे कि इंटेंट नजर नहीं आता, वो इंटेंट अलबत्ता कम से कम नजर आ रहा था। बाकी स्किल सेट का मसला था यकीनी तौर पर कि मैंने उस स्विंगिंग डिलीवरीज के सामने जो है वो उस तरह की शॉट खेलना, बड़े गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले गए हैं बीच में से। सर, मैं इंटेंट जो कह रहे थे कि जी इंटेंट इनको मुसीबत थी बाबर आजम के, मोहम्मद रिजवान की, कि जी वो ओल्डन क्रिकेट खेलते हैं और अब क्रिकेट जो है T20 वो इवॉल्व हो गई है। और यार, कोई टेक्निकली मेथड तो लेके जाओ। इंटेंट क्या मतलब, आंखें बंद करके मारोगे आप? वो जो इवन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हसन नवाज, जो उसने शॉट किया, मैं बच्चे को इधर से देख रहा हूँ इस्लामाबाद से, उसने जो शॉट किया था उसमें कुछ ब्लाइंडिंग शॉट्स थे, कुछ ब्लाइंडेड शॉट्स थे, हम्म। जिसको आप अपनी टर्म में कहते हैं चला देना। हम्म। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस न्यूज़ीलैंड टीम में ना मैट हेनरी है, ना लकी फर्गसन है, जी हाँ। ना इस टीम में जो है ग्लेन फिलिप्स है, ना इस टीम में सेंटनर नहीं है। आपको मिचेल सैंटनर मिले, ठीक है, ना इसमें वो डीवन कॉनवो है। और ये उनकी एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है जो आपको खा पी रही है। अच्छा, अब आप देखें जब टिम सेफर्ड मारता है तो वो कैसे शॉट्स होते हैं, और हमारे जब लड़के मारते हैं वो कैसी शॉट्स होती हैं। जी हाँ। So that is again, it boils down to the fact कि अब वो साइंटिफिक इंटीग्रेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ वो लड़के तैयार हुए हुए हैं न्यूजीलैंड के, रोल डिफाइंड है। आज जो मार्जिन था ना आपका 115 रन का, जिस तरह आप स्विंग, ये सीधा गेंद नहीं खेल सकते सीमेंट पे। वो ऑकलैंड में तो ड्रॉप एंड पिच थी, बाउंड्रीज छोटी थी, वो आपकी लग गई। जहाँ पे नेचुरल पिच आती है, ये सीधा गेंद नहीं खेल सकते। आज तो वो ठीक ठाक स्विंग किया, चाहे वो डफी था, जी चाहे हाँ। वो क्या था, फॉक्स। फोक्स, या वो जो भी, हाँ, और ओरुक ने भी। तो दे बोल्ड ब्रिलियंटली। तो वो इन्होंने क्या खेलना था, और आपका कप्तान खुद कंसीड कर रहा है जी हाँ। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके कि जी स्विंग स्विंग और सीम हो रही थी, हम क्या करते। वो हमारे अच्छा, बॉलर से मुझे स्विंग नहीं क्यों नहीं समझ होती आई। नुमान नियाज़ साहब? वही पिच है, वही बाउंड्रीज का डिस्टेंस है, और सब कुछ कंडीशन भी सारी वही थी। क्या वजह है कि हमारे बॉलर से बॉल सीम नहीं हो रहा था? मासवाए हारिस रऊफ के किसी ने जो है वो बॉलिंग ठीक नहीं की, सही लाइन पे बॉल गिराई नहीं है। शाहीन अफरीदी का बॉल जो है वो स्विंग आप नहीं हो रहा था। शाहीन अफरीदी जिन्होंने आज के मैच में भी 4 ओवर में 49 रन कंसीड किए हैं 12.25 की औसत से। आपने ये जो बात की है ना, आपके दो बॉलर ने, शादाब खान ने और शाहीन ने, हम्म। 8 ओवर में 98 रन दिए। जी हाँ। और ये 250 का टोटल होना था अगर इब्रार, क्योंकि उसको आपने पहले जब पावर प्ले में करवाया तो उसकी काफ़ी कुट लग गई। जी हाँ। लेकिन जिस वक्त वो वापस आया है, उसने बैक टू बैक आउट किए हैं, तो कहीं जाके अब रुके हैं। और फिर आप मैच्योरिटी देखें कि वो इतना राउजिंग स्टार्ट के बाद डैरल मिचेल जिसने आज खेला है, जी हाँ। वो रन बॉल गया है, क्योंकि वो इनिंग्स को बढ़ा रहा था। उसको पता था कि लास्ट में हम जो है वो हमारा इतना कैपिटलाइज सा करना है। जी टारगेट सेट कैपिटलाइज। आपने पूछा कि हमारे बॉलर स्विंग क्यों नहीं कर रहे, और यार आपके बॉलर रिहेबिलिटेट प्रॉपरली होंगे, बायोमैकेनिकली फिट होंगे, एक्शन ठीक होंगे, तो फिर ही आप स्विंग करेंगे ना। शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि जब से नी खराब हुआ था, रिहेबिलिटेट किया था, वो आके उसकी जो प्लांट होता है, फ्रंट फुट जब ड्रॉप होता है, वो दूसरी तरफ चले जाता है, सही। बॉडी राइट साइड पे गिर जाती है, लीवर्स को तेज को मारता है, रिस्ट लॉक नहीं होती। तो आपने खाक स्विंग करनी है। आपने नसीम शाह को ज़ाया कर दिया। हाँ, हारिस कंड्यूसिव कंडीशन में बहुत जी आउटस्टैंडिंग हाँ। बॉलिंग कर रहा है। और मुझे नहीं समझ आती कि शादाब खान किस बेसिस पे खेल रहा है, एज ए बॉलर, एज ए वाइस कैप्टन। बैट्समैन, व्हाट वाइस कैप्टन है सर। एंड व्हाई। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका बेहतर अंदाज में हल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उस हवाले से बेहतर प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते और बात करते हैं गजा की। यहाँ 17 माह में 50,000 अफराद शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी, लाखों नकल मकानी पर मजबूर। ताहम सितम यह है कि इतने जुल्म और बर्बरियत के बावजूद भी इसराइल की खून की प्यास नहीं बुझी। इसमें बड़ा अलमिया यह है कि आलमी दुनिया हो या नाम निहाद मुस्लिम दुनिया, किसी को भी गजा बासियों का गम नहीं खा रहा। 17 माह तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के बाद जो जंगबंदी हुई थी वो भी आर्जी साबित हुई है, और गुज़िश्ता 6 रोज से इसराइल ने एक बार फिर गजा पर शोलों की बरसात कर रखी है, जिसके नतीजे में अब तक 673 से जायद मासूम फलस्तीनी शहीद, जबकि 1233 जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गजा में इसराइली जारहियत के नतीजे में कम अज कम 130 फलस्तीनी शहीद, जबकि 263 जख्मी हो चुके हैं। आज सुबह से गजा की पट्टी पर इसराइली अफवाज के हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में खान यूनिस में हमास के सीनियर अहदेदार
सलाहुल बरादवेल को अहलिया और बच्ची समेत शहीद किया गया, जबकि रफा में सहरी के वक्त हमले में 23 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि जनूबी शहर रफा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से एम्बुलेंसों को घेरे में लिए जाने के बाद उनका मुतअद्दिद पैरामेडिक्स से राब्ता मुनक़ता हो गया है। बयान में कहा गया है कि काबिज अफवाज ने फलस्तीनी हिलाल अहमर की मुतअद्दिद एम्बुलेंसों का मुहासरा कर रखा है। वाज़ेह रहे कि जनवरी में होने वाली जंगबंदी ने हमास को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले के बाद शुरू होने वाली 17 माह की शदीद लड़ाई को रोक दिया था, जिसके बाद 25 इसराइली यरगमालियों और दीगर 8 अफराद की लाशें सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइल के हवाले की गई थी। फरीकैन को जंगबंदी के अगले मरहले पर फरवरी के शुरू में बातचीत का आगाज करना था, जिसमें हमास को बाकी 59 यरगमालियों को रिहा करना था, जिनमें से 35 के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हलाक हो चुके हैं। ताहम ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। दूसरी जानिब अब तक होने वाले नुकसान से मुतल्लिक आज आने वाली तफसीलात इंतहाई तकलीफदेह हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 17 माह से इसराइल की जंग में 50,000 से ज़ायद फलस्तीनियों की शहादत और 1,13,213 के जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने शहादतों की तादाद 61,700 से ज़ायद बताई है और कहा है कि मलबे तले दबे हज़ारों फलस्तीनियों को मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ज़ेर क़यादत हमलों के दौरान इसराइल में कम अज़ कम 1,139 अफराद हलाक हुए, जबकि 200 से ज़ायद को यरगमाल बनाया गया। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।